इस वीडियो में हम 20 जुलाई और 22 जुलाई के करंट अफेयर कवर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप सर हरियाणवी। सबका स्वागत करता हूं हमारे यूपीएससी समाचार में। स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि एकेडमी की तरफ से 108 सिलेक्शन दिए गए हैं पिछले 3 साल में। इस साल भी 51 सिलेक्शन रहे हैं और लास्ट ईयर रैंक 1 हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट थे। इसके अलावा जो 2025 एचसीएस के लिए टारगेट कर रहे हैं उनके लिए डेडिकेटेड मैप चल रहा है अभिमन्यु, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो हिंदी एज वेल इंग्लिश में। मेंस की टेस्ट सीरीज भी चल रही है। लड़कियों के लिए सुनहरा अवसर है मिशन शक्ति। 28 जुलाई को टेस्ट होने वाला है जहां पर आप पूरे साल का एकेडमी के सारे बैचेस आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो। 1 साल का फ्री रेजिडेंशियल प्रोग्राम ये है एकेडमी की तरफ से। हर डिस्ट्रिक्ट से एक लड़की को मौका दिया जाएगा पूरे साल पढ़ने के लिए। न्यूज को देख लेते हैं। शिवाजी का जो आइकॉन वाघ नख है जो हाथ में वो पहनते थे क्लोज पंजे जैसे, तो वो लंदन की म्यूजियम से भारत म्यूजियम लाए गए हैं। एक हफ्ते करीबन 7 महीने उसको शो किया जाएगा। यूपीएससी के चेयरमैन है मनोज सोनी। 5 साल पहले ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। सुनने में आ रहा है कि ये थोड़ा सा स्पिरिचुअल पाथ पर जाना चाहते हैं। एनिमी प्रॉपर्टी को लेके एक अमेंडमेंट आया था। एनिमी प्रॉपर्टी क्या होती है? जो लोग भारत छोड़ के पाकिस्तान या चाइना चले गए थे आजादी के बाद, उनकी प्रॉपर्टी जो पीछे बच गई तो उसको एनिमी प्रॉपर्टी बोलते हैं। करीबन 1 लाख करोड़ की वैल्यू है। उस प्रॉपर्टी को फिर इंडियन गवर्नमेंट के अपने खजाने में डाल दी जाएगी। इंडिया प्लान्स टू एंटर इनटू कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म विद जापान। इंडिया प्लान कर रहा है जापान के साथ कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म। तो इससे क्या होगा? ये मोटिवेट करेगा एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन करने में, लेस पॉल्यूशन में। एक फाइनेंशियल इंसेंटिव होता है। चलो, अस्मिता प्रोजेक्ट है। अस्मिता प्रोजेक्ट क्या है? जो यूजीसी है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उन दोनों ने मिलकर चलाया है कि हम इंडियन लैंग्वेजेस में करीबन 22,000 बुक्स को कन्वर्ट करेंगे ताकि बच्चे पढ़ पाए और हमारी नॉलेज बढ़ पाए। द प्रोमिस ऑफ पैरामेट्रिक इंश्योरेंस। ये पैरामेट्रिक इंश्योरेंस क्या होता है कि आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा डिजास्टर हो गया है, उसको फिजिकली वेरीफाई करने की जरूरत ना पड़े, बल्कि जो उससे आने से पहले कुछ पैरामीटर्स हैं हवा की या एटमॉस्फेरिक, उसको आप एनालाइज करके भी इंश्योरेंस को दे सकते हैं। और लास्ट में हमारा मेजर हिल्स है और 5 क्वेश्चन भी हैं। देखो, वाघनख क्या है? ये शिवाजी के द्वारा इस तरह कुछ पंजे हैं यूज किए गए थे। किसको मारने के लिए? अफजल खान को मारने के लिए। तो ये वैसे तो लंदन के म्यूजियम में है, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम। इसको भारत लाया गया है बिकॉज शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था उसको 350 साल हो रहे हैं। तो करीबन इसको 7 महीने तक रखा जाएगा और इंडिया का म्यूजियम है वहां इसको शो किया जाएगा। ठीक है, पर्टिकुलरली इसको इंडिया में कहा रखेंगे? इसको रखेंगे हम आई थिंक महाराष्ट्र में ही दिखाएंगे जहां तक मैं सोच पा रहा हूँ। ठीक है, चलो। तो बैटल ऑफ प्रतापगढ़ आप याद रखना जिसमें अफजल खान को मारा गया था। और इसके अलावा शिवाजी के बारे में एक चीज याद रखना कि शिवाजी एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ पुरंदर। इस बैटल में शिवाजी हार गए थे और उनको 35 फोर्ट में से करीबन 23 फोर्ट इनको डोन अपने मतलब सरेंडर करने पड़े थे। ये फैक्ट ध्यान रखना। सिंपल से क्वेश्चन भी आते हैं कि छत्रपति शिवाजी कौन से क्लैन से बिलोंग करते थे? होलकर, भोसले, सिंधिया। तो सिंपल सा बात है, भोसले से करते थे। इनके फादर ग्रैंडफादर बाबा जी भोसले वगैरह हुआ करते थे। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। इस तरह क्वेश्चन पेपर में आते हैं। पेज नंबर 6 पॉलिटी है। यूपीएससी के चेयरमैन है मनोज सोनी। इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अभी रिसेंट में एक इंसिडेंट भी हुआ है। पूजा नाम की एक आईएएस ऑफिसर है जिन्होंने फ्रॉड करके एग्जाम को क्रैक किया था, वहां वो भी कंट्रोवर्सी थी। लेकिन इनका जो रेजिग्नेशन है उस केस के रिलेटेड में नहीं है। ये पहले से ही इनका थोड़ा सा स्पिरिचुअल पाथ पर जाने का मन था। तो अभी तो 1 साल हुआ था इनको। 6 साल का इनका टेन्योर होता है यूपीएससी चेयरमैन का, तो 5 साल पहले ही जा रहे हैं। तो नॉट अ बिग डील सर। अब इतना पता होना चाहिए चेयरमैन कौन था। नाम से ही लग रहा है बेचारे बहुत भोले वाले से हैं, तो स्पिरिचुअल पाथ पर निकल गए होंगे। चलो ठीक है, तो ये सारा पॉलिटी का इन्फॉर्मेशन है कि यूपीएससी चेयरमैन का टेन्योर कितना होता है, पावर क्या होती है, कौन हटाता है, वो आप लक्ष्मीकांत से पढ़ लेना। अब इसमें ये पूछ रखा है क्वेश्चन, देखो यूपीपीसीएस में, इन विच इन द रिमूवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल पार्लियामेंट डज नॉट पार्ट। इनमें से किसको हटाने के लिए पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं है? तो इसमें यूपीएससी चेयरमैन का है, इसको पार्लियामेंट से नहीं हटाते, इसको प्रेसिडेंट सीधा हटा सकता है। ठीक है, चलो। इसका आता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने ऑक्शन करना स्टार्ट कर दिया है एनिमी प्रॉपर्टीज को। तो एनिमी प्रॉपर्टी सिंपल सा है, वो लोग थे जो भारत छोड़ के पाकिस्तान चले गए, चाइना चले गए, उन लोगों की प्रॉपर्टी पीछे रह गई। ठीक है, तो उसको एनिमी प्रॉपर्टी बोल रहे हैं। तो उसको ऑक्शन करना स्टार्ट कर दिया। करीबन 1 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज है वो। तो इसमें ये होता है कि उनके जाने के बाद उनके अगर बच्चे यहाँ हैं उनको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, उसको ऑक्शन ही करना पड़ेगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी ऑक्शन की जा रही है। मैक्सिमम ऐसी प्रॉपर्टी जो है वो उत्तर प्रदेश में है। और
इस तरह एनिमी प्रॉपर्टी को बोले। और देखो एक खास बात ये भी है, यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं कि एनिमी प्रॉपर्टी होती क्या है। सिर्फ वो फिजिकल प्रॉपर्टी मत समझना, उनके बैंक अकाउंट, उनके शेयर, गोल्ड, अदर एसेट्स है ना, वो भी एनिमी प्रॉपर्टी में आते हैं। ऐसा नहीं कि हम उनकी लैंड और हाउस वगैरह ही है। तो इसके लिए अलग से एक बॉडी बना रखी थी, कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया, सीईपीआई, वो संभालता था। और इसको करीबन 13,000 से ज्यादा एनिमी प्रॉपर्टीज हैं 1 लाख करोड़ की, और मैक्सिमम जो है उत्तर प्रदेश में है। तो यहां से क्वेश्चन इस तरह से बन के आ सकता है कि भाई देखो, एनी प्रॉपर्टी के बारे में डेफिनेशन दे दिया, सिंपल सी दे दी, और फिर ये बोल देंगे कि भाई मैक्सिमम प्रॉपर्टी गुजरात में है, तमिलनाडु में है, पंजाब में है, बंगाल में है, इस तरह से बोल देंगे। तो यहां पर याद रखना उत्तर प्रदेश है, ठीक है। बिकॉज जो उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ वाला एरिया है, यहां से बहुत सारे लोग पाकिस्तान गए थे। चलो, अगली न्यूज हमारी है कि इंडिया और जापान दोनों मिलके क्या साइन करने की कोशिश कर रहे हैं, ज्वाइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म, जेसीएम। इसमें क्या होगा कि देखो, एक पेरिस क्लाइमेट नाम की डील हुई थी, उसमें यह हुआ था कि हमें अपने कार्बन एमिशंस घटाने होंगे, पोल्यूशन कम करना होगा। लेकिन उसमें टारगेट क्या होगा वो खुद ही बताओगे। उसको बोला गया नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, एनडीसीज, ठीक है। तो अब उसको कम करने के लिए ऐसे ऐसे मैकेनिज्म आ रहे हैं। इसमें क्या होता है कि मान लो आपने किसी देश को, किसी कंपनी को या किसी ग्रुप को आपने कुछ कार्बन क्रेडिट असाइन कर दिए। मान लो 100 कार्बन क्रेडिट दे दिए कि आप 100 कार्बन की यूनिट खर्च कर सकते हो। अगर आपने मान लो 50 ही खर्च करी, तो उन 50 के बदले आप पैसे ले सकते हो या फंडिंग ले सकते हो। तो ये क्या होगा, आपको मोटिवेट करेगा कि यार 50 का मैं बचा लेता हूं। अगर मैं आपको कहूं कि भाई आपको 10 किलोमीटर ट्रेवल करना है, ठीक है, मान लो 100 किलोमीटर आपको ट्रेवल करना है और आपके पास बाइक है, तो उसमें 100 किलोमीटर जितना पेट्रोल भी है। लेकिन अगर आप उसमें से जितना किलोमीटर बिना बाइक चलाए कवर करोगे, उतने के आप हर 1 किलोमीटर के 1 लाख रुपए मिलेंगे। तो हो सकता है कि आप 50 किलोमीटर तो बाइक चला लो, 50 किलोमीटर बिना बाइक के चले जाओ 50 लाख रुपए लेने के लिए। तो उस पैसे को इंसेंटिव, एक तरह का फाइनेंशियल इंसेंटिव है, ठीक है। तो अभी तो साइन नहीं हुआ है, साइन होने के बाद डिटेल में देखेंगे, और इसमें एक दूसरे को मिलकर दोनों कोशिश करेंगे, हेल्प करेंगे। और ये जो जेसीएम हुआ है, ये आईएनडीसी के अंदर भी, पेरिस क्लाइमेट के अंदर भी काउंट होगा। पॉल्यूशन कंट्रोल कर लेंगे, इकोनॉमिक इंसेंटिव दे देंगे, ठीक है। जहां पैसा आ जाता है वहां लोग अपना मोटिव बदल लेते हैं। टारगेट वही है कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी हो, एमिशंस कम हो, और हमारी धरती बच जाए किसी तरह से। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और जो यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, दोनों मिलके क्या लेके आ रहे हैं, अश्मिता प्रोजेक्ट। तो ये जो एजुकेशन रिसोर्सेज हैं, जो दूसरी भाषाओं में, वो भारतीय भाषाओं में भी हो, इससे क्या होगा कि हमारे स्टूडेंट्स को एक नया प्रोजेक्ट मिलेगा। अस्मिता की फुल फॉर्म याद रखना, ऑगमेंटिंग स्टडी मटेरियल इन इंडिया लैंग्वेज थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग। इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे, या तो क्वेश्चन बनता है कि भाई ये अस्मिता की फुल फॉर्म क्या है, एम क्या है, बेसिकली एम पूछते हैं, फुल फॉर्म नहीं पूछते। दूसरा पूछेंगे कि किस किस का कोलैबोरेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस का है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का है। तो ये है यूजीसी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर भी किसका, भारतीय भाषा समिति। तो एक हम लैंग्वेज प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की छोटी मोटी स्कीम आती रहती हैं, तो ध्यान रखना पड़ेगा। प्रोमिस ऑफ पैरामेट्रिक इंश्योरेंस, बड़ा अच्छा आर्टिकल है, बहुत ज्यादा तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन इसे मैं करक्ट बता देता हूं। इसमें यह हुआ कि पिछले कुछ सालों में जो जितना डिजास्टर आ रहे हैं, 2023 का साल सबसे हॉटेस्ट ईयर डिक्लेयर हुआ है। 258 बिलियन का लॉस हुआ नेचुरल डिजास्टर में, लेकिन उसमें से 100 बिलियन ही इंश्योर्ड था, बाकी तो वो सारा चला गया ऐसे, किसी न किसी के ऊपर तो गाज गिरी होगी। तो इंश्योरेंस में होता क्या है कि नॉर्मल इंश्योरेंस में कि आपका कोई चीज, आपने कोई किसी चीज का इंश्योरेंस करवाया, और जैसे ही वो टूटी या खराब हुई, आपने उसके पैसे मिल गए। मैंने कार का इंश्योरेंस कराया, मेरा कार एक्सीडेंट हो गया, मुझे पैसे मिल गए। मैंने क्रॉप का कराया, क्रॉप का पैसे मिल गए। लेकिन इसमें होता क्या है कि मान लो आपने क्रॉप का कराया, तो उसको फिर एसेस करने में फिजिकली दिक्कत आती है। आप ड्रोन से होंगे, हो सकता है आपका ड्रोन के अंदर कैप्चर ना हो। तो जो थोड़ी सी बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं, वो बेचारे इसका फायदा नहीं उठा पाते। उनको बोल देते हैं कि भाई तुम्हारी फाइल आगे नहीं बढ़ेगी, उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है। तो जो प्री मैट्रिक वाला सजेस्ट कर रहा है, ये कह रहा है कि ये ऐसा है कि इसमें जो जितना भी टूट फूट हुई है, उसको फिजिकली वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। उसको हम मान लो कि भूकंप से कुछ गिर गया, तो हम वो सेस्मिक वेव्स, कितना मैग्नीट्यूड से वो भूकंप आया था, उसी से हम पैसा दे देंगे, ठीक है, इस तरह से। तो ये अच्छा आर्टिकल है, लेकिन कंसेप्ट नया है, ज्यादा कुछ सीखने को नहीं है। बट ये याद रखना कि इस तरह का इंश्योरेंस भी होता है, ठीक है। जिस दिन बहुत बढ़िया आर्टिकल आता है, मैं अपने आप बोल देता हूं पढ़ने के लिए, बाकी इसको आप पढ़ भी सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है,
ठीक है, तो हमें क्या करना होगा कि हमें रोबस्ट मॉनिटरिंग करनी होगी, ट्रांसपेरेंट बिडिंग हो, एक्सपीरियंस शेयर करें, और जो ये सर्वे का मैकेनिज्म है ये थोड़ा और बेहतर हो सकता है टेक्नोलॉजी से। ठीक है, तो डिजास्टर कई तरह के होते हैं, ये अपने एनसीईआरटी से करने होंगे। अच्छा आर्टिकल नहीं है, ज्यादा समय लगाने लायक आर्टिकल है नहीं। मैपिंग की अगर बात करें तो ये पूरा मैप अपने आप में एक ये समझो कि गीता है, ये सारी यहाँ लिखी हुई है, अरावली रेंज, इसका ये गुरु शिखर, कैमूर, विंध्यन, सतमाला, अरासुर का सब कुछ इसमें है। इस मैप को बहुत ध्यान से देखना, बहुत सुंदर तरीके से ये मैप बनाया गया है। ठीक है, ये आपको देखना है, तो इससे बढ़िया मैप नहीं है इंटरनेट पर, ये आप देख लेना। ठीक है, ये कहाँ कहाँ नयागढ़, नल्ला मल्ला, ठीक है, और ये हो गया पालकोंडा, जवाड़ी, शिवरोय, ये सारे अक्सर पूछे जाते हैं। ये एनसीईआरटी में भी ये मैप मिल जाएगा, इतना अच्छा नहीं मिलेगा बट ये आपको मिलेगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, देखो कहाँ कहाँ इसमें भी ये जो वो तो थोड़ा डिटेल में था, ये मोटा मोटा है कि भाई यहाँ पर कारोगरम हो गया, ये अरावली हो गई। ठीक है, ये मैकाल, कैमूर, सतपुड़ा, विंध्याज, महादेव, अजंता, बालाघाट, सतमाला, जो इनकी हाईएस्ट पीक है वो दे रखी है इन्होंने यहाँ पर ब्लू कलर में। ठीक है, तो आप क्या करना, अपनी एटलस खोलना और ये सारी जो माउंटेन रेंज है इसको हाईलाइट कर लेना, जैसे महादेव को कर लेना, अजंता को कर लेना, जो लाल कलर में लिख रखी हैं इनको आप हाईलाइट कर लेना। ठीक है, इससे बेहतर कुछ नहीं है। और बाकी इसमें कुछ ऐसा अलग नहीं लिख रखा, कुछ कुछ पॉइंट याद रखना, आपको बता देता हूं। जो अरावली रेंज है, ये हाईएस्ट पॉइंट इसका गुरु शिखर है अरावली का, और ये मेनली जो अरावली माउंटेन्स है ये धारवाड़ इग्निस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में लावा, मतलब ये बहुत पुरानी है, यहाँ से बनास, लूनी, साबरमती निकलती है। तो जो हिमालयाज हैं वो बहुत रिसेंट में बने हैं, तो उनको यंग माउंटेन्स बोलते हैं। और जो अरावली है वो बहुत पुराने माउंटेन माने जाते हैं, कि पहले वो भी बहुत ऊंचे होते थे लेकिन अब वो टूट टूट के कम हो गए हैं। तो ये हमारा एटलस का ही मेन काम रहेगा, इनको बस हाईलाइट करना है, ज्यादा इनके बारे में इंफॉर्मेशन अभी नहीं चाहिए। फ्यूचर में देखेंगे जब एनसीईआरटी की वगैरह आप करोगे ना तब ये कर सकते हो। 5 क्वेश्चन है 20 जुलाई की। व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली माउंटेन्स? अरावली माउंटेन्स का सबसे हाईएस्ट पॉइंट आपको बताना है। नंबर 2, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ यूपीएससी चेयरमैन? कितने साल के लिए यूपीएससी चेयरमैन का टेन्योर रहता है? तीसरा है, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ भोसले क्लैन? भोसले जो होते थे मराठास के अंडर, वो कहां से रूल करते थे, उनका मेन सेंटर कहां था? अश्मिता प्रोजेक्ट जो है ये किस चीज से रिलेटेड है? ये साइंस एंड टेक का है, एजुकेशन का है, स्पोर्ट्स का है, कल्चर का है, ट्राइबल का है, आपको बताना है। मैक्सिमम एनिमी प्रॉपर्टी कौन से स्टेट में पाई गई है, ये आपको बताना है। ठीक है, हमने ऊपर भी देखा था, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई खास इश्यू नहीं है। चलो ये खत्म हो गया। 22 जुलाई का देख लेते हैं। हर दिन इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं आती, जिस दिन अच्छा आर्टिकल आता है हम अच्छे समय लगाते हैं, आपको मैं बताता भी हूँ ये आर्टिकल देख लेना। कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो सिर्फ लिखने के लिए बड़े कर दिए जाते हैं, बिकॉज उनको न्यूज़पेपर छापना है और डेली कुछ ना कुछ आता रहना चाहिए, तो इस हिसाब से लंबे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है 22 जुलाई का, अगेन जो इन्फॉर्मेशन है यही स्टार्टिंग में है। चलो यहाँ की इंपॉर्टेंट न्यूज देखते हैं। इंडियाज गारमेंट एक्सपोर्ट वॉज सेल्फ इन्फ्लिकेटेड रिपोर्ट। एक नई रिपोर्ट आई है, उसमें ये कहा है कि इंडिया की जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसका एक्सपोर्ट कम हो रहा है। कारण क्या है? एक तो जो इंपोर्ट करने का जो मटेरियल है या प्रोसेस है वो बहुत हास्टी है, और एक्सपोर्ट करने के लिए भी हमारे पास ना क्या करते हैं कि इतना सामान नहीं है, बिकॉज हमारा रॉ मटेरियल है वो बहुत महंगा आता है, तो हमारा कंपिटिटिवनेस भी नहीं हो पा रहा है। चिंता का मामला ये है कि बांग्लादेश और वियतनाम हमसे ज्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, इसी वजह से चिंता में आ गए हैं। डायसन स्फीयर एनर्जी डिवोयर। डायसन स्फीयर क्या होता है कि एक सेंटर, कोई स्टार है, उसके चारों तरफ एनर्जी है, सोलर पैनल टाइप का कुछ लगा हुआ है, मतलब सोलर का सोलर एनर्जी रिसीवर्स हैं, बीच में स्टार है। तो ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसा कोई हमें मिल जाए, मतलब एक ये समझो शक्ति पुंज है एक तरह का, तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह एनर्जी के रिसोर्सेज सारे पूरे होते रहेंगे। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन अभी दी गई है, ऐसी कोई थ्योरी आई नहीं है। अगला दिखा रहे हैं, डेटा ग्राफ्स बियॉन्ड इंडिया आर होल्डिंग मॉनसून फोरकास्ट बैक। ये कह रहा है कि इस बार तो मानसून की फोरकास्ट जो हुई थी, ये हुई थी कि इस बार पिछली बार के मुकाबले 105% ज्यादा, मतलब 5% ज्यादा आएगी मानसून में, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है क्योंकि नॉर्थ इंडिया, बिहार, यूपी, हरियाणा तो सूखे पड़े हैं, और इस बार वेस्टर्न घाट में भी बारिश कम आई है। तो ये कहना चाह रहा है पूरे आर्टिकल में कि भाई जो हमारे वेदर फोरकास्टिंग की जो मशीन्स हैं, जो डेटा वगैरह कलेक्शन है ना, वो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट मांग रहा है। उस हमने पूरी मानसून को तो कर लिया एनालाइज, लेकिन लोकल वेरिएशंस जो है उसको हम थोड़ा सा अभी भी मिस कर रहे हैं, इस तरह की बात कह रहा है आर्टिकल में। द इंपोर्टेंस ऑफ द बोथ क्वाड एंड ब्रिक्स। दो ग्रुप है, क्वाड, QUAD, क्वाड एंड ब्रिक्स। तो इनका इंपोर्टेंस क्या है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में? बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया दोनों का ही मेंबर है, हमें वो पढ़ना पड़ेगा। नेशनल फ्लैग डे 22 जुलाई को हमारा नेशनल फ्लैग
अडॉप्ट किया गया था, ये फैक्ट आप याद रखना, ठीक है। और हमारा जो आर्टिकल है एडिटोरियल वो है फीमेल एम्प्लॉयमेंट को लेके कि भाई फीमेल को अगर हमने एम्प्लॉयमेंट दे दिया तो वो सिर्फ नहीं अपनी अपनी स्टेटस को सुधारेगी बल्कि अपनी फैमिली को भी सुधार देगी। बिकॉज ऐसा बोला जाता है, इफ यू फीड ए मैन यू फीड ए वन पर्सन, इफ यू फीड ए वुमेन यू फीड ए फैमिली। बिकॉज वुमेन नोज बेटर कि किसको कितना देना चाहिए। घर में 10,000 रुपए है तो 10,000 में से एजुकेशन को कितना देना है, हेल्थ को कितना देना है, घर को कितना देना है, ठीक है। एक शराबी आदमी है वो 10,000 की दारू भी पी सकता है, लेकिन वुमेन के अगर हाथ में 10,000 रुपए हैं तो वो हो सकता है उसे पूरे घर को चलाए। इस वजह से हम वुमेन एम्प्लॉयमेंट को मोटिवेट कर रहे हैं। और आज जो हमारा मैपिंग है उसमें भी सेम चीजें हैं। देखो पहला आर्टिकल हमारा है कि इंडियन गारमेंट जो एक्सपोर्ट, इंडिया की जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं वो 2023-24 में कितना है, 14.5 बिलियन। पिछले साल ये 15 बिलियन थी, तो थोड़ा सा 0.5 बिलियन का जो गैप आया उसको लेकर चिंता विषय हो गया। लेकिन दिक्कत क्या आ रही कि एक तो हमारे पास ना हमारी हाई इंपोर्ट ड्यूटीज, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर एंड आउटडेटेड रेगुलेशन। एक तो हम बाहर से मटेरियल इंपोर्ट करते हैं तो उसका कॉम्प्लेक्स मैटर है, आप एक्सपोर्ट करोगे उसमें भी कॉम्प्लेक्स रेगुलेशंस हैं, जो रूल रेगुलेशंस है वो आउटडेटेड हो चुके हैं इस वजह से। और यहाँ वियतनाम और बांग्लादेश दनादन एक्सपोर्ट की जा रही है और इंडिया को आउट परफॉर्म कर दिया है। लेकिन हमारे पास तो भाई इंपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, डोमेस्टिक सप्लाई के इशू है। और हमने जो स्कीम निकाली थी पीएलआई स्कीम, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, वो उसमें लोग आ ही नहीं रहे बिकॉज हमारा जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रखा है। अब इसमें देखने लायक चीज क्या है कि ये कैसे कर पा रहे हैं। तो भाई देखो वियतनाम की ना 82% इंक्रीज हुआ है ग्रोथ एक्सपोर्ट्स में, और इधर बांग्लादेश ने भी 17% कर लिया है, हमारा उल्टा घट गया है। अगर हम चाइना से कंपेयर करें तो हम कहीं पे भी नहीं है, हमारा 14.5 बिलियन एक्सपोर्ट है, चाइना का 114 बिलियन एक्सपोर्ट है। आल्दो चाइना का भी पिछले 10 साल का कंपेयर करें तो वो भी 25% ड्रॉप में है, बट अभी भी हमसे वो कितना 10 गुना आगे ऑलमोस्ट, चाइना से कंपेयर नहीं कर सकते हम। तो ये स्कीम क्या थी, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव, ये एक 2021 में स्कीम लॉन्च करी गई थी। इसमें ये कहा गया था कि इन्वेस्टर्स को हम इनवाइट करो और उनको कुछ इंसेंटिव वगैरह देंगे, बट ये जो स्कीम है ना इनवाइट करने में ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तो अब जो आर्टिकल लिखने वाला ये कह रहा है कि भाई इस स्कीम में थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, इसको और अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा। अब देखो इंडिया के पास एक्सपोर्ट वगैरह बढ़ते जा रहे हैं, खास करके जैसे चाइना की ब्रांड है शियान, आप गूगल करके देखना शियान, तो चाइना की ब्रांड है, ये इंडिया में अपनी प्रेजेंस बहुत तेजी से बढ़ा रही है। तो इंडियन जो कपड़े हैं, जो ब्रांड हैं, उनकी कंपिटिटिवनेस, उनकी प्राइसिंग, उनका स्ट्रक्चर, उनका डिजाइन मतलब वर्ल्ड लेवल पर उसको उतना ना कम्पिटिटिव नहीं बना पा रहे। इस वजह से हमारा इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है, एक्सपोर्ट कम होता जा रहा है। और जब इंपोर्ट बढ़ने लग जाए और एक्सपोर्ट कम होने लगे, समझो दुनिया मतलब देश का भट्ठा गोल होने वाला है। बिकॉज एक्सपोर्ट करोगे तभी तो कोई उधर से पैसा आएगा, अगर इंपोर्ट ही करते रहोगे तो पैसा खत्म हो जाएगा। तो जैसा हमारा 1991 में हुआ था, बहुत थोड़ा सा पैसा हमारे पास रह गया था कुछ इंपोर्ट करने के लिए। तो दिक्कत ये आ रही है कि एक तो हमें रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, और हम 1 इंच कपड़ा भी एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं ना, उसके ऊपर भी इतनी गहरी स्ट्रिक्टनेस होती है। तो उसको प्रोसीजर को सिंपल किया जाए, थोड़ा इंसेंटिव दिए जाए, कंपिटिटिवनेस बनाया जाए, रॉ मटेरियल को इजी इंपोर्ट किया जाए, ऐसे कुछ चीजें हैं। देखो ये कह रहा है कि अगर हम कुछ वो करते हैं प्रोसीजर हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के, एवरी स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ इंपोर्टेड मटेरियल इज डिटेल्डली अकाउंटिंग, तो उसमें इतना खर्चा लग जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव का, जो उससे मतलब 100 रुपए की चीज थी वो 150 की हो गई मान लो। तो वही चीज चाइना अगर 120 में भी दे रहा है 100 रुपए में बना के, तो हम तो 30 रुपए एक्स्ट्रा बर्डन ले लेना। और कस्टमर किसी का लॉयल नहीं होता। अगर मुझे एक फोन खरीदना है आईफोन, एक आईफोन इंडिया में बनता है मान लो 1 लाख रुपए का, और वही आईफोन मुझे चाइना से मिल रहा है 60,000 में, तो मैं चाइना को प्रीफर करूंगा। मैं इन द सेंस एक नॉर्मल यूजर, हो सकता है 10% इंडियन नेशनलिज्म को फॉलो करके या देशभक्तों के ना कर, लेकिन 90% तो उसी को देखिए ना। यहां तक ऐसा है कि गोलगप्पे खा रहे हो, एक आदमी 10 के 5 खिला रहा है, एक 10 के 6 खिला रहा है, लोग वहां लॉयल्टी शिफ्ट कर जाते हैं, ठीक है। या एक एक्स्ट्रा पापड़ी खिला दो, लोग वहां चले जाते हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि भाई एक तो हमें जो एग्जिस्टिंग प्रोसीजर है उसको सिंप्लीफाई करो, इंपोर्ट प्रोसेस को अपडेट करो, अपने रेगुलेटरी प्रोसेस को, और अपनी एफिशिएंसी को इंप्रूव करो। अगर ग्लोबल लेवल पर कंपिटिटिव रहना है तो इंडिया को अपने प्रोसीजर्स को सिंपल करना पड़ेगा, आउटडेटेड प्रोसीजर उनको हटाना पड़ेगा, और एफिशिएंसी को बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज हम मार्केट में नहीं टिक पाएंगे। साइंस एंड टेक में कहा गया है डायसन स्फीयर। डायसन स्फीयर देखो ये दिखा रखा है। तो डायसन स्फीयर है क्या? डायसन स्फीयर सिर्फ एक तरह का थ्योरेटिकल मेगा स्ट्रक्चर है, एक थ्योरी है कि ऐसा कुछ होगा, हम बनाएंगे और उससे हम एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। काइंड ऑफ एक गोला है एनर्जी का, और सारी एनर्जी हम अपनी
एनर्जी नीड्स के लिए पूरी कर सकते हैं। अभी ऐसा कुछ आया नहीं है तो हमें इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। 2015 में ऐसा क्वेश्चन आया था, इस ऐसा ही कुछ रिलेटेड सा है, गोल्डी लॉक जोन्स। गोल्डी लॉक जोन्स क्या होते हैं? जहां पर कोई प्लेनेट मतलब सर्वाइवल मोड में होता है, मतलब अर्थ के जैसा, एग्जैक्टली कहें तो अर्थ के जैसा, मतलब उसमें इस तरह का मौसम हो कि इंसान एक लाइफ एग्जिस्ट कर पाए, उसको हम बोलते हैं गोल्डी लॉक जोन। ठीक है, जहां पर अब देखो मैंने बताया था 2024 की मॉनसून आई, तो पहले से ही इस बार आईएमडी ने अनाउंस किया था कि भाई 5% बेहतर मॉनसून है, लेकिन हुआ क्या? उल्टा हो गया। जो नॉर्थ इंडिया है, बंगाल है, यूपी है, हरियाणा, यहाँ पर तो छींटे आ रहे हैं बारिश के, बारिश आ ही नहीं रही है। इवन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ दादरी में, आज हल्की सी बारिश आई थी और उससे गर्मी इतनी ज्यादा बन गई, अर्थ में भवक उससे बन गई, तो इस वजह से दिक्कत हो रही है। इवन वेस्टर्न घाट में भी जहां पर मतलब बहुत ज्यादा बारिश होती है, फॉरेस्ट एवरग्रीन मिलते हैं, वहां पर भी इतनी बारिश नहीं हो पा रही है। तो इस पूरे आर्टिकल में यही कहना चाह रहा है कि भाई हमारे पास जो इक्विपमेंट है वो थोड़े से एडवांस करने पड़ेंगे, और डेटा कलेक्शन का जो मटेरियल है वो थोड़ा सा और बेहतर बनाना पड़ेगा। और क्या कहते हैं कि जो लोकल जो फैक्टर्स हैं उसको भी हमें कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा कहना चाह रहे हैं कि इट डज नॉट अकाउंट द लोकल वेरिएशन। जो ऑल इंडिया मॉनसून रेनफॉल इंडेक्स होता है उसमें ये अकाउंट नहीं लेते हम। अब देखो साउथ वेस्ट मानसून आती तो है, उसमें भाई बंगाल के कन्वेक्टिव करंट्स, वेस्ट एशिया डेजर्ट की हीटिंग, अरेबियन सी की विंड्स, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, एक फैक्टर नहीं है। आज तक साइंटिस्ट भी मानसून को समझ नहीं पाए कि एग्जैक्टली कैसे आती है, क्यों आती है। ठीक है, मोटा मोटा ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि भाई आईटीसीजेड ऊपर शिफ्ट होता है, और उसी आईटीसीजेड को फॉलो करने के लिए जो ट्रेड विंड्स है वो इक्वेटर क्रॉस करती हैं, और ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स वो घूम जाती हैं क्लॉकवाइज, इस वजह से वो इंडिया को हिट करती हैं। लेकिन उसके पीछे हर 3 से 7 साल में एक नया कंसेप्ट आता है, अलीना, तब ये बारिश बंद हो जाती है। तो अलीनो मतलब ये पूरा प्रोसेस है इनसो प्रोसेस। ठीक है, अलीनो और ये सदर्न ऑसिलेशन एनसो। तो ये कैसे होता है हमें नहीं पता, बट हमारे लिए अगर हमको बेटर फोरकास्टिंग करनी है तो हमें एक्यूरेसी बढ़ानी पड़ेगी, बिकॉज हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ, फूड, वाटर, एनर्जी सब कुछ मॉनसून पर डिपेंडेंट है। ऐसा बोला जाता है इंडियन एग्रीकल्चर इज अ गैम्बल ऑफ मॉनसून। अगर मानसून नहीं आई तो खड़ी फसल सूख जाएगी, फसल सूख जाएगी, किसान बर्बाद हो जाए, और अन्न ही नहीं रहेगा तो आप फैक्ट्री में क्या करोगे? अगर गेहूं ही नहीं उगेगा तो गेहूं से आटा नहीं बनेगा तो हम खाएंगे क्या? हम आईफोन थोड़ी ना खा सकते हैं। तो इस वजह से हमें अगर बेहतर बनना है तो अपने आप को बेहतर बेहतर इक्विपमेंट से एंगेज करना पड़ेगा। आज का आर्टिकल बहुत अच्छा है, जबरदस्त आर्टिकल है, डेफिनेटली आई विल सजेस्ट कि पढ़ना। ये जो महाराज हैं टीएस त्रिमूर्ति, ये फॉरेन सर्विस के ऑफिसर हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस एम्बेसडर रहे हैं कई साल, यूएन में भी गए हैं, यूएसए में भी गए हैं। इन्होंने ये कहा है कि जो दो ग्रुप है, क्वाड और ब्रिक्स। क्वाड क्या है? क्वाड्रिलेटरल ग्रुप है, 4 देशों का एक ग्रुप है। ठीक है, जिसमें अपना इंडिया आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, जापान आता है, यूएस आता है। इन चारों ने ग्रुप मिला रखा है। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप टाइप का है। तो ये चारों ग्रुप मिलके, ये चारों मतलब बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज हैं, तो ये कोलैबोरेट करते हैं मैरीटाइम में, इकोनॉमिक टाइम्स में, पॉलिटिकल टाइम्स में, मतलब हर स्फीयर में कोलैबोरेट करते हैं, डिफेंस में, एनर्जी में, सिक्योरिटी में। और ऐसे ही एक ग्रुप है ब्रिक्स, BRICS। 5 ग्रुप हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। पहले 4 होते थे, फिर बाद में 2009 के आसपास साउथ अफ्रीका को भी ऐड कर लिया। तो वो भी यही काम कर रहे हैं, ट्रेड, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट। तो इंडिया इन दोनों में ही हिस्सा है। ठीक है, तो इंडिया के लिए क्या करना है, वही मैं हर बार बोलता हूं आपको, 20 से 25 की वर्ड है, वही रट लो। रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, काउंटरिंग चाइना इन इंडो पैसिफिक, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट, फोस्टरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, रूल बेस्ड ऑर्डर, डेमोक्रेसी, डिप्लोमेसी। ये सारे कीवर्ड्स आपको मैं दिखाता हूं। देखो, जियोपॉलिटिकल राइवलरीज, रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न, मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क, ठीक है, बैलेंसिंग सिक्योरिटी इंपेरेटिव्स, मल्टीलेटरल कोऑपरेशन, रीजनल स्टेबिलिटी, वही सब कीवर्ड घूम फिर के आएंगे। और ये कहना चाह रहे हैं कि 2 ग्रुप है, दोनों ग्रुप्स के बारे में थोड़ा थोड़ा इस आर्टिकल में बता रखा है। ठीक है, इंफॉर्मेटिव आर्टिकल ज्यादा है रेदर देन एनालिसिस, थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक, देखो, क्वाड ग्रुप जो है भाई, 4 लोगों का ग्रुप है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान। कॉमन डेमोक्रेटिक नेशंस हैं, सारे ही मैरीटाइम सिक्योरिटी को हिंडर नहीं करना चाहते, फ्री ओपन सबके लिए हो, इस तरह का है। 2007 में इसका आइडिया आया था पहली बार जापान के प्राइम मिनिस्टर को, शिंजो आबे, बट फाइनली 2017 में कंक्लूड हुआ। अब इंडिया के लिए इसका क्या रोल है? एक तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, सारे देश एक साथ मिलेंगे तो भाई हम क्या कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी
ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट, डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन, ये सारे कीवर्ड नोट करते रहना एक जगह पे। 20 से 25 कीवर्ड है आईआर के। इंडो पैसिफिक में हमें क्या है कि चाइना का हमको काउंटर करना है, रीजनल सिक्योरिटी इंश्योर करनी है, इकोनॉमिक कोलैबोरेशन करेंगे तो भाई पैसे वैसे भी मिलेंगे, तो हम उससे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बिल्डअप करेंगे। और भाई जैसे ऑपरेशन संजीवनी हमने भेजा था, ठीक है, कोरोना के टाइम, तो इस तरह से हम कोलैबोरेट कर सकते हैं। अब ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स नाम नाम से पता लग रहा है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 देशों का ग्रुप है। अभी रिसेंट में साउथ अफ्रीका में मीटिंग भी हुई 2023 में, अभी 2024 में कहाँ होगी? ये ब्राजील में, ठीक है। ब्रिक्स रशिया में, सॉरी रशिया में 2024 वाली अभी रशिया में होने वाली है, ठीक है। अभी साउथ अफ्रीका में हुई थी। तो ये 2006 में बनी है, और 2009 में इसमें बाद में साउथ अफ्रीका ऐड, 2010 में सॉरी अफ्रीका ऐड हुआ था। अब ये क्या करते हैं? ये भी वही काम करते हैं जो वो कर रहे हैं क्वाड वाले, कोऑपरेशन, रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक कोलैबोरेशन, ठीक है। अब इन 5 देशों में 40% पॉपुलेशन आ जाती है पूरे वर्ल्ड की। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन का एक हिस्सा जब साथ बैठता है, तो ये समझो कि आधी दुनिया तो इनके पास ही है, इन 5 लोगों के पास। तो भाई कुछ भी कराना हो, कुछ इकोनॉमिक हो, कुछ इकोनॉमिक रेजिलियंस हो, एनवायरमेंट हो, तो ये एक अच्छा खासा रोल प्ले करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, या ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस को, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। इस तरह कोई भी कीवर्ड आ जाए तो सारे ये हेल्प करते ही करते हैं। देखो यहां से क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, 2014 में आपसे पूछ लिया कि भाई पहली समिट ब्रिक्स की कहां हुई थी? इन्होंने बोला रियो डी जेनेरियो ब्राजील, नहीं भाई रशिया में हुई थी, काट दो। साउथ अफ्रीका वाज द लास्ट टू ज्वाइन द ब्रिक्स, सबसे लास्ट मतलब 2010 में ज्वाइन हुआ है, तो भाई ये स्टेटमेंट सही है, उत्तर हो जाएगा ओनली 2, ठीक है। अब देखो आज 22 जुलाई का न्यूज़पेपर था, तो भाई 22 जुलाई 1947 को हमारा नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया था, ये वाला। ये हमारे नेशनल फ्लैग का हिस्ट्री है, थोड़ा जानना जरूरी है। 1906 में इस तरह का एक बर बनाया गया था कि ऊपर ग्रीन था, बीच में येलो, नीचे रेड, बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था, एक स्टार था, एक चांद टाइप का था। फिर इस तरह का वंदे मातरम आया 1907 में, ये बर्लिन में चलाया गया था भिखाजी कामत द्वारा। फिर होम रूल के दौरान कुछ इस तरह का बना, 1921 में फिर कुछ ऐसा बना, 1931 में कुछ ऐसा बना, और फाइनली हमने कुछ ऐसा बनाया जिसमें 3 कलर थे, बीच में अशोक अशोक चक्र था। तो ये क्वेश्चन यहां से आता है, पहला पब्लिक डिस्प्ले नेशनल फ्लैग का 1906 में हुआ था, ये आप ध्यान रखना। वंदे मातरम लिखा होता है। वंदे मातरम हमने कहां से उठाया है? ये आनंद मठ नाम की एक पुस्तक है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, उसके अंदर से उठाया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलो, तो क्वेश्चन किस तरह के आते हैं? स्टेटमेंट ये 2023 में आया था, ज्यादा पुराना नहीं है। वन ऑफ द स्टैंडर्ड साइज ऑफ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज 600 mm इंटू 400 mm। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द हाइट ऑफ फ्लैग इज 3:2। तो ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। 3:2 तो सबको पता है, और ये जो ऊपर अमाउंट दिया ये भी 3:2 में, लेकिन ये गलत था। नेशनल फ्लैग के कुछ स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं, अगर गाड़ी पे लगाना है तो ये, दीवार पे लगाना तो ये, झंडे फहराना तो ये, हाथ में घुमाना तो ये, होंगे सारे 3:2 में, लेकिन ये वाला रेशो कहीं नहीं है। तो इस तरह क्वेश्चन छोड़ देने में बधाई होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी से नहीं होना है कि मैं अगर ये पढ़ लू तो अब मैं नेशनल फ्लैग को पढ़ने बैठ जाऊं पूरा, तो वो मूर्खता होगी। आपकी एक लिमिट है पढ़ने की, जो क्वेश्चन कोई नहीं कर पाता उसको करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, रेदर देन जो सब कर पाते हैं मुझे उससे 2 क्वेश्चन ज्यादा करने हैं, ऐसा अप्रोच होना चाहिए। अब देखो ये है इंद्रानील, इंद्रानील नाम पता क्या रखा हुआ है, इंद्रानील डे। तो ही इज ए प्रोफेसर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट। तो इन्होंने यही बात कही कि वुमेन का जो एम्प्लॉयमेंट है वो हमें बढ़ाना होगा, क्योंकि वुमेन का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो वुमेन का स्टेटस तो हाई होगा ही, बिकॉज वुमेन इक्वली कंट्रीब्यूट करनी चाहिए मैन के। पॉपुलेशन ऑलमोस्ट आधी है, तो उनको भी तो आधा कंट्रीब्यूट करना चाहिए ना जीडीपी में। पहले वर्ल्ड बैंक भी कह चुका है अगर वुमेन इक्वली कंट्रीब्यूट करे जितना मैन कर रहा है तो इंडिया की जीडीपी 28% बढ़ जाएगी, ऐसा कमेंट पहले किया जा चुका है। तो हमें फीमेल का बढ़ाना होगा। अब इसमें दिक्कतें क्या आती है कि जो रूरल वुमेन है वो बेचारी रेस्ट्रिक्टेड फील करती है, वो गांव में ही रहना चाहती है, कोई सिलाई का, बुनाई का ऐसा काम हो जो घर के अंदर ही हो पाए, उसको बाहर जाने की आजादी नहीं है, या उतनी फ्रीडम नहीं जितनी अर्बन वुमेन को है। तो गांव में ही हमें डेवलपमेंट करना पड़ेगा, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, या वुमेन की कुछ ऐसे पर्टिकुलर लोन देते हैं, ठीक है, स्टैंड अप इंडिया या स्टार्टअप इंडिया के तहत कुछ वुमेन को दिया जा रहा है, या फिर इसको महिला सशक्तिकरण कुछ मूवमेंट चल रहा है, निर्भया फंड से कुछ पैसा जा रहा है, तो वो गांव में ही करना चाहती है। शहर में भी वो करना चाहती है, बट शहर में भी उसको उतने रिसोर्सेज नहीं मिलते,
उसको घर का भी संभालना है, उसको अपनी वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट को भी फेस करना पड़ता है, उसकी सैलरी बराबर नहीं मिलती, सेम काम के लिए सेम सैलरी नहीं देते, और वुमेन को मैटरनिटी बेनिफिट्स मिलते हैं 24 महीने का करीबन ना, सॉरी आई एम नॉट श्योर अबाउट द हाउ मेनी मंथ्स मैटरनिटी लीव मिलती है, करीबन 6 महीने की मिलती है। तो उस दौरान जो एम्प्लॉयर है उसको हटा देता है कि भाई, वो इसलिए हिचकता है कि यार इसको 6 महीने की छुट्टी देनी पड़ेगी, तो वो मैन को प्रेफर कर लेता है। तो इस तरह से ये एक अच्छा आर्टिकल था, पढ़ना। न्यूज कहां से आई है कि एक दो रिसेंट में पोल हुए थे, लोकनीति CSDS पोल और इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट, उन्होंने ये बताया कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और अंडर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन वो भी कम है, ठीक है। तो लोगों को जॉब कम मिल रही है। ये जो टर्म बार बार आ रही है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, ये होता क्या है कि जितने भी वुमेन हैं जो वर्किंग एज में है, काम करना चाहती हैं 15 से 59 के बीच में, वो काम जितनी महिलाएं काम कर पा रही हैं, दैट इज फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो देखो इम्पैक्ट क्या आएगा कि भाई जो बहुत सारी वुमेन है वो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन पसंद करती हैं, बंधानी, एम्ब्रॉयडरी, तो वो देखो समाज में उनको ऐसा है कि भाई वुमेन बाहर काम करने जाएगी, तो समाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, तो घर पे ही काम करना चाहती हैं, भले ही लोअर इनकम रहे। यहां पर सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, गांव में इनको पता है, तो उनके लायक काम करे तो वो बाहर नहीं आ पाती, ठीक है। इस हिसाब से तो गांव में देना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कलेक्टिव इम्पैक्ट करना पड़ेगा, उनको मार्केट देनी पड़ेगी, जो सप्लाई चेन है उससे कनेक्ट करना पड़ेगा, और सम हाउ रूरल जब डेवलपमेंट होगा, वुमेन का डेवलपमेंट होगा, तो हमारी ओवरऑल इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ कीवर्ड याद रखना, एम्पावर करना है वुमेन को कैसे, बेटर एक्सेस टू रिसोर्सेज, मार्केट, वर्क एनवायरमेंट, ये सब इसको देना पड़ेगा, ठीक है, गांव में भी। चलो, और ये सारे टर्म्स हैं इकोनॉमी के, ये अपने बुक्स में ही आते रहते हैं, तो यहाँ हम रिपीटेशन नहीं करेंगे। अब वुमेन के लिए कौन कौन सी स्कीम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर स्कीम, स्वाधार घर है, नारी शक्ति, महिला पुलिस वॉलंटियर, महिला शक्ति केंद्र, निर्भया फंड, इस तरह के फंड मतलब वुमेन के लिए हैं। जब आपको मेंस का आंसर लिख रहे हो तो इस तरह के 3-4 नाम आपके आंसर्स में आने चाहिए, जब वुमेन एम्पावरमेंट क्वेश्चन आ जाए तो। अगेन वही मैप, ये सारी आपको पढ़ लेनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। अपनी एटलस खोलो और इन सारी जितनी भी ये माउंटेन रेंज इनको हाईलाइट कर लो, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, बिलीव में ये बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर आपने कर लिया तो, ठीक है। चलो, ये दो याद रखना, गारो खासी जयंतियां 3 है मेघालय में, 3 माउंटेन्स के ट्राइबल्स के नाम भी इनके नाम पे ही है, गारो खासी जयंती आपको याद रखना है। एक आपको ये याद रखना है, पटकई पटकई बूम, ये म्यांमार के बाउंड्री लगती हुई है, इनको पूर्वांचल रेंज का हिस्सा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, पटकई बूम, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है, बाकी मैं नहीं कहता। एक मीजो हिल्स याद करना, इस मीजो हिल्स का दूसरा नाम है लुशाई हिल्स, ठीक है, ये याद होना चाहिए, कई बार पूछ लेते हैं इस तरह क्वेश्चन। ये पूछ लेते हैं कि हाईएस्ट कौन सी है, ठीक है, हाईएस्ट आपको पता रहना चाहिए कौन सी माउंटेन हाईएस्ट कौन सी है। जैसे नीलगिरी हिल्स है, जहां वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट मिलते हैं, वहां पे नीलगिरी है, तो इनको क्या बोलते हैं, ब्लू माउंटेन्स। तो आपके लिए क्वेश्चन भी है, इनको ब्लू माउंटेन्स क्यों बोलते हैं, क्या कारण है कि इनको ब्लू माउंटेन्स बोलते हैं। तो आज के हमारे 5 क्वेश्चन है, वाई वी कॉल नीलगिरी हिल्स एज ब्लू माउंटेन्स, इनका किस कारण से इनको ब्लू माउंटेन्स बोला गया है। दूसरा है, व्हेन वाज नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड, नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया था, कौन से दिन और कौन से साल में। तीसरा है, व्हेन वाज फर्स्ट मीटिंग ऑफ ब्रिक्स हेल्ड, जो ब्रिक्स ग्रुप है उसकी पहली मीटिंग कौन से साल में हुई थी। चौथा है, हु आर द मेंबर्स ऑफ क्वाड, क्वाड ग्रुप जो है इसमें 4 मेंबर है, चारों के नाम आपको बताने हैं। पांचवा है कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इंडिया से ज्यादा है, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल। तो आई होप आपको सीखने को मिला होगा। करंट अफेयर अगर आपके अच्छे हैं तो आपके मेंस के आंसर्स में वो चीज झलकेगी धीरे धीरे, पर तो आपका अच्छा होगा ही, मेंस में अच्छी पकड़ बनेगी, और इंटरव्यू आप जब देने जाओगे तो आपकी एक अलग लेवल की अंडरस्टैंडिंग रहेगी, आपको एक अलग कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार करंट अफेयर तो मेरे को आते ही हैं। आप इंटरव्यू में ये बोल सकते हो कि सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल हिस्ट्री ज्योग्राफी, बट करंट अफेयर जो चल रहा होता है वो आप मना करते हो, थोड़ा सा इंप्रेशन खराब जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करके बताना, ये 10 के 10 आंसर करना, और कोई सजेशन हो तो बताना। थैंक यू।